हेलो प्यार साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग सुबह 10 बजे जुड़ते हैं दोस्त, जीके जीएस को लेकर। और जो रेलवे है वो जितनी भी भर्तियां कराता है, रेलवे के द्वारा जो सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, वो चाहे किसी भी परीक्षा के क्यों ना हो, चाहे एनटीपीसी हो या फिर आप ग्रुप टी के बताएं या एएलपी के बताएं या टेक्नीशियन किसी के भी, तो दोस्त वो सारे सवालों को हम यहाँ कवर कर रहे हैं, है ना। तो दोस्त, ये क्लास पिछली बार हुई थी तो वहाँ क्लियर नहीं थी, और उसी वजह से इस क्लास को आज दोबारा करा रहे हैं। और दोस्त, आज का ये प्रैक्टिस सेट होगा फिर से वही 44 नंबर का, ठीक है दोस्त। ऐसे पहले 43 क्लास हो चुकी हैं, और आज दोस्त शुरू करते हैं 44 नंबर सेट को। और दोस्त जोड़िए और अपने साथियों को भी जोड़िए फटाफट से। तो शुरू करते हैं अपने को। आज का पहला प्रश्न दोस्त, आज का पहला प्रश्न क्या है? राजा राम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्त बताइए, राजा राम मोहन राय जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इस क्लास को आप एक प्रैक्टिस सेट या फिर एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न डाले गए हैं जिन प्रश्नों को हम पहले की क्लासों में सॉल्व करा चुके हैं, ठीक है दोस्त। यहाँ से आपको बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा होगा। तो दोस्त, आप उसी पर्पज से देखिए, कुछ नई चीजें भी मिलेंगी, तो वो नई चीजें अभी आपको साथ साथ बताई जाएंगी, ठीक है दोस्त। तो सवाल ये है, राजा राम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने अ फ्रेट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखी, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, और दोस्त वह सभी मानवों की सामाजिक समता में विश्वास रखते थे। और दूत अगला है दोस्त, उन्हें आधुनिक भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो बताइए दोस्त, कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है? आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो दोस्त, आप कहेंगे बाद बाकी सारी चीजें पढ़ा दी, केवल एक ये वाली बुक नहीं पढ़ाई है आपको, है ना। ये बुक आपको नहीं बताई है दोस्त, कोई बात नहीं। अगर बुक नहीं बताई है तो एक ऑप्शन ऐसा है जो आपको बता दिया है। तो दोस्त, यहाँ एक ऑप्शन आपको ये बताया कि जो आर्य समाज है इसकी स्थापना के बारे में बता दिया है। किसने की? तो दोस्त, आर्य समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने नहीं की थी। किसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने नहीं की दोस्त? तो आप कहोगे आर्य समाज की स्थापना नहीं की। अच्छा दोस्त, अगर आर्य समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने नहीं की तो फिर किसने की? तो दोस्त, इसकी स्थापना एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं पूरी डिटेल्स। स्थापना दोस्त 1875 में। कब? 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने की। किसने? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी ने की, ठीक है दोस्त। अच्छा, जो दयानंद सरस्वती जी हैं दोस्त, इनके बारे में जानकारी कर लो थोड़ी सी। इनके पिताजी का नाम दोस्त क्या था? तो आप कहोगे अंबा शंकर। क्या नाम था दोस्त? अंबा शंकर, ठीक। इनके दोस्त गुरु कौन है? तो गुरु है दोस्त स्वामी बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद महाराज। दोस्त, ये कहाँ गए थे? तो आप कहोगे मथुरा गए थे। कहाँ गए? मथुरा गए थे, ठीक है दोस्त। दयानंद सरस्वती जी का दोस्त मूल नाम क्या है? मूल नाम, तो दोस्त ऐसा कहा जाता है कि जो दयानंद सरस्वती जी हैं, इनका जन्म मूल नक्षत्र में होने के कारण इनका नाम मूल शंकर रखा गया था। क्या नाम दोस्त? मूल शंकर इनका नाम रखा गया था, ठीक है दोस्त। इन्होंने एक आर्य समाज बनाया, और दोस्त इनका जो नारा है वो नारा कौन सा है? इन्होंने जो दोस्त नारा दिया वो नारा कौन सा है? तो आप कहोगे वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर। तो दोस्त इन्होंने कौन सा नारा दिया? तो आप कहो वेदों की ओर लौटो, ठीक है। और क्या था दोस्त? इनकी एक प्रसिद्ध बुक है दोस्त, बुक। इनकी बुक का नाम है दोस्त सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। दोस्त, ये किस भाषा में लिखी गई? तो आप कहो ये संस्कृत भाषा में लिखी थी। संस्कृत भाषा में, ठीक है दोस्त।
ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अच्छा दोस्त, इन्होंने जो आर्य समाज बनाया था, ये कब बनाया? तो 1875 में। दोस्त, आर्य समाज बनाने का कारण क्या था? उस समय क्या था, बहुत सारी कुरीतियां थी, है ना। जैसे पूजा हो रही थी, पूजा अर्चना या पाखंडवाद जो फैला हुआ था, या विधवा जो थी उनका विवाह नहीं हो पाता था। तो बहुत सारी ऐसी चीजों को से निपटने के लिए, ब्राह्मणवाद वगैरह जैसी चीजों से निपटने के लिए दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। दोस्त, किसी न किसी संस्था की जब स्थापना होती है तो उसके पीछे मूल कारण यही होते हैं कि सामाजिक असमानता, और उसी सामाजिक असमानता को दूर हटाने के लिए, मतलब समाज में सभी को बराबर का दर्जा मिले, इसलिए कहीं ना कहीं ऐसी जो संस्थाएं उनकी स्थापना की जाती है। ठीक है दोस्त, अब हम लोग बात करते हैं राजा राम मोहन राय जी के बारे में। तो दोस्त, इनका नाम है राम मोहन राय। क्या नाम? राम मोहन राय। दोस्त, राजा इनकी उपाधि है। इनकी उपाधि क्या है? राजा। तो दोस्त, उपाधि किसने दी? आप कहो, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दोस्त? अकबर सेकंड। राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर सेकंड ने। अच्छा, इन्होंने क्या क्या बनाया था? तो सबसे पहले 1815 में दोस्त आत्मीय समाज बनाया। उसके 10 साल बाद 1825 में दोस्त वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज। इसके दोस्त 3 साल बाद 1828 में ब्रह्म समाज बनाया। ब्रह्म समाज दो, जिसका नाम पहले हुआ करता दोस्त ब्रह्म सभा। 1829 में सती प्रथा उन्मूलन। सती प्रथा उन्मूलन। तो दोस्त, उन्मूलन का मतलब क्या होता है? तो एक होता है रोपण, मीन्स लगाना, जैसे वृक्षारोपण, वृक्षों को लगाना। ऐसे वनोन्मूलन, वनों को काटना। तो दोस्त, सती प्रथा उन्मूलन, उन्मूलन का अर्थ है खत्म करना, समाप्त करना। और दोस्त, ये किसके प्रयासों से? आप कहोगे विलियम बेंटिक के प्रयासों से। विलियम बेंटिक के साथ। उसके बाद दोस्त, अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कब हो गई? तो आप कहोगे इनकी मृत्यु 1833 में हो गई। 1833 में। दोस्त, जब इनकी मृत्यु 1833 में हो गई तो ब्रह्म समाज किसने संभाला? ये पढ़ेंगे आप अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की? बताइए दोस्त, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो आप बता रहे हो जो तत्वबोधिनी सभा है दोस्त, इसकी स्थापना 1839, और कहीं कहीं लिखा मिलेगा दोस्त 1840। कौन सा? 1839 या 40, लेकिन इसका 1839 ज्यादा माना जाता है। ठीक है दोस्त, और इसकी स्थापना किसने की? तो आप बता रहे होंगे, यहाँ नाम लिखा है देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है दोस्त, फिर आता है 1859। 1859, 1859 में जो दोस्त तत्वबोधिनी सभा है, तत्वबोधिनी सभा का विलय, इसका विलय होता है दोस्त, का विलय ब्रह्म समाज में हो गया। किसमें दोस्त? आप कहोगे ब्रह्म समाज में हो गया। ठीक है दोस्त, ब्रह्म समाज में हो गया। ठीक। अच्छा दोस्त, अभी आपसे पीछे बताया गया कि ब्रह्म समाज का संचालन 1833 के बाद किसने किया? जब राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ब्रह्म समाज का संचालन किसने किया? तो आप दोस्त कहोगे देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ही वो व्यक्ति है जिन्होंने ब्रह्म समाज का संचालन किया। ठीक है, राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज
संचालन किया। ठीक है दोस्त, आगे एक ऑप्शन आपके सामने लिखा है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन में लिखे केसी सेन। इनका पूरा नाम है दोस्त केशव चंद्र सेन। क्या नाम है? केशव चंद्र सेन। ये कौन है दोस्त? तो आप कहोगे ये भी ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। किससे? ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। इनकी मृत्यु के बाद इन्हें किसी से इनको ब्रह्म समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, या ये छोड़ देते हैं ऐसे टाइम। तो दोस्त होता क्या है, तभी ये एक अपनी समाज बनाते हैं, इसका नाम है आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज। तो दोस्त अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, आप कहें राजा राम मोहन राय ने, और पूछा जाए आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, आप बता रहे हो केसी सेन ने या केशव चंद्र सेन ने की थी। ठीक है दोस्त, बोलो इतनी बात याद रही आपको। चलें अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने यह है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना दोस्त किसने की, बोलो। दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्त दयानंद सरस्वती जी के बारे में भी आपको बता ही दिया। इन्होंने कौन सी समाज बनाई? तो आप कहोगे आर्य समाज। आर्य समाज कब दोस्त? 1875। ठीक। बाल गंगाधर तिलक ने क्या बनाया दोस्त? आपको इन्होंने बनाया इंडियन होम रूल, है ना, होम रूल लीग की स्थापना कब दोस्त? 1916 में। ठीक है। ज्योतिबा फुले ने दोस्त बनाया था सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज इन्होंने कब बनाया दोस्त? आप कहोगे आर्य समाज से 2 वर्ष पहले, 1873 में। और दोस्त जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। ठीक है दोस्त। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई? तो आप कहोगे इसकी स्थापना 1905 में की गई। कब? 1905 में की गई थी। ठीक है दोस्त। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो दोस्त आप कहोगे गांधी जी के गुरु थे। गांधी जी के गुरु थे। ठीक है दोस्त, ये कौन थे? तो आप कहोगे ये गांधी जी के गुरु थे। ठीक, इतनी बात समझ आ गई दोस्त। चले आगे। अगला सवाल आपके सामने ये है, धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? बताइए दोस्त। धर्म सभा का संस्थापक कौन था? देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, तुलसीराम, या राधा कांत देव? बताइए दोस्त कौन थे? तो आप यहाँ देखेंगे किस किसने कौन कौन सी स्थापना की। देवेंद्रनाथ टैगोर ने दोस्त, अभी आपने देखा तत्वबोधिनी समाज, तत्वबोधिनी सभा कब दोस्त? 1839। और ये कहाँ बनाई गई? तो आप कहोगे ये कलकत्ता में। हाँ दोस्त, कलकत्ता। ठीक, कलकत्ता में बनाई गई। दूसरा, राजा राम मोहन राय ने दोस्त, इनका सबसे चर्चित है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज कब दोस्त? ये 1828 में। और कहाँ पे? आप कहो कलकत्ता में। कलकत्ता। उसके बाद दोस्त तुलसीराम। तुलसीराम कौन है दोस्त? आप कहोगे इन्होंने बनाया था राधा स्वामी, राधा स्वामी सत्संग। दोस्त इन्होंने राधा स्वामी सत्संग बनाया, और कब? आप कह रहे हो कि 1861 में। और दोस्त ये कहाँ में बनाया? तो आप कहोगे आगरा में स्थापना की। आगरा में। ठीक। तुलसीराम का ही दूसरा नाम क्या है दोस्त इनका? आप इनका दूसरा नाम बताओगे? दूसरा नाम दोस्त इनका बताओगे? शिव दयाल, शिव दयाल साहब।
तो दोस्त अगर आपसे पूछा जाए कि राधा स्वामी सत्संग व्यास जो है सत्संग है उसकी स्थापना किसने की, तो आप बता रहे हो शिवदयाल शर्मा या फिर तुलसीराम नाम मिल जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा यह गया है धर्म सभा का संस्थापक कौन था। तो दोस्त धर्म सभा की स्थापना राधा कांत देव ने की थी। किसने? राधा कांत देव ने। और दोस्त इसकी स्थापना कब की थी? आप कहोगे 1830 में। कब? 1830 में। और कहां पे दोस्त? आप कहोगे कलकत्ता में। कहां पे? कलकत्ता में की गई थी। ठीक है दोस्त, बोलो इतनी बात याद रहेगी। इतनी बात याद रहेगी दोस्त, बोलो। चले अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो दोस्तों ये किस भाषा की महान विदुषी थी बताइए? अंग्रेजी, हिंदी, मराठी या संस्कृत? तो दोस्तों जो रमाबाई सरस्वती जी हैं ये किस भाषा की विदुषी थी? तो आप बताएंगे ये संस्कृत भाषा की थी। जैसे दोस्त एक पुरुष होता है और वो अच्छा ज्ञान रखता है तो उसे क्या कहते हैं? विद्वान। इसी तरह से कोई भी महिला जो ज्ञानी महिला है उसको हम विदुषी कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो जो पंडिता रमाबाई जी हैं इन्होंने ये संस्कृत भाषा की विद्वान थी। इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी। तो आप कहोगे शारदा, शारदा स्कूल की स्थापना की। स्थापना की दोस्त 1919 में। 1919, हाँ दोस्त 1919 में। 1919, एक मिनट। तो दोस्त जो पंडिता रमाबाई जी हैं इन्हें 1919 में ब्रिटिश सरकार ने एक उपाधि दी थी दोस्त, उसका नाम है केसर ए हिंद। केसर ए हिंद। केसर ए हिंद की उपाधि दी। ठीक है दोस्त, इतनी बात याद रखेंगे। पंडिता रमाबाई ने शारदा स्कूल की स्थापना की और 1919 में केसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दी थी। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके सामने, मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई? बताइए दोस्त। 1852, 1847, 1860 और 1864। तो दोस्त मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई और कब हुई ये सब आपको बताना है। आप बताएंगे 1864 में। कब? 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई। किसकी दोस्त? वेद समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है। अच्छा दोस्त जो वेद समाज की स्थापना की गई तो ये किनके प्रयासों से? आप कहोगे 1864 में ही के.सी. सेन, केशव चंद्र सेन मद्रास गए। मद्रास गए और दोस्त सुझाव दिया। सुझाव दिया क्या सुझाव दिया? कि वेद समाज की स्थापना की जाए। वेद समाज की स्थापना का। ठीक है दोस्त, वेद समाज की स्थापना का सुझाव दिया लेकिन स्थापना इन्होंने नहीं की। तो दोस्त इसके संस्थापक कौन है? तो आप संस्थापक कैसे बता रहे होंगे? तो दोस्त आप कहेंगे मद्रास का एक नवयुवक नौजवान, उसका नाम था, क्या नाम था दोस्त? तो आप कहेंगे कि श्री धरलू नायडू। के श्री धरलू नायडू थे। इन्होंने वेद समाज की स्थापना की। ठीक है दोस्त, के श्री धरलू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की। दोस्त वेद समाज को ही दक्षिण भारत का, दक्षिण
भारत की ब्रह्म समाज कहा जाता है? ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज कहा जाता है। तो दोस्त अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण का ब्रह्म समाज कैसे कहा जाता है, तो आप कहोगे वेद समाज को कहा जाता है। ठीक है दोस्त, वेद समाज की स्थापना कब की गई? तो आप कहोगे 1864 में की गई। किसने सुझाव दिया था? तो आप कहोगे केसी सेन ने दिया था। ठीक है दोस्त, केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, कब किया? तो दोस्त 1864 में। ठीक है दोस्त, यहाँ एक ऑप्शन और दिख रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लो। 1860। तो 1860 में आपको बताया था कि एक आयोग का गठन हुआ था। वो कौन सा आयोग था? आप कहोगे नील आयोग का गठन हुआ। नील आयोग का गठन। ठीक है दोस्त, नील आयोग क्यों बना था? तो आपको बताया था जो बंगाल वाला क्षेत्र है, बंगाल वाले क्षेत्र में जो नादिया जिला पड़ता है, उसके गोविंदपुर गांव में, गोविंदपुर गांव के जो कृषक लोग थे वो नील की खेती के विरुद्ध हो गए और बाद में ब्रिटिश सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा। उसने एक नील आयोग का गठन किया और निर्णय लेना पड़ा कि किसान अगर अपनी मर्जी से चाहे तो नील की खेती कर सकते हैं और अगर उनकी मर्जी नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। और ऐसे ऐसी घटनाओं को दोस्त जो यहाँ के कृषक वर्ग था वो प्रताड़ित हो रहा था, तो दीनबंधु मित्र जी हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक नील दर्पण में इनकी घटनाओं का जिक्र किया। ठीक है दोस्त, तो अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख लो, एक बुक है, बुक का नाम है दोस्त क्या? नील दर्पण। नील दर्पण। और ये दोस्त किसने लिखी है? तो आप कहोगे ये लिखी किसने है? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र। ठीक है दोस्त, दीनबंधु बंधु मित्र इसके राइटर है। ठीक है दोस्त, याद रखिए, रखिएगा आप लोग। बोलो, इतनी बात याद रहेगी। फिर चलते हैं आगे अगले सवाल। अगला सवाल आपके सामने ये है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो दोस्त थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई बताइए? बोलो, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1885, 1877, 1875 या 1873? दोस्त यहाँ पे हम आपको थोड़ी हिंट दे रहे हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना उसी वर्ष हुई थी जिस वर्ष आर्य समाज की स्थापना हुई। अब बताओ कब हुई? आर्य समाज की स्थापना जिस वर्ष हुई थी उसी समय थियोसोफिकल सोसाइटी की भी स्थापना हुई। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? सबसे पहले दोस्त लिखा 1885, तो 1885 को थोड़ा सा निपटाओ। 1885 में क्या हुआ था दोस्त? आप कहोगे आईएनसी बना। आईएनसी, आईएनसी का मतलब क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना। ठीक है दोस्त, अच्छा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना किसने की? तो दोस्त इसके संस्थापक कौन है? आप कहोगे इसका संस्थापक ए ओ ह्यूम है, ऑक्टिवियन ह्यूम। सो इटावा का क्या कहे, इटावा, इटावा में दो रहता था दोस्त। कहाँ पे? इटावा में। ठीक है, इटावा का ऑफिसर कहें, इटावा का ऑफिसर था ये ए ओ ह्यूम, ऑक्टिवियन ह्यूम। ठीक है दोस्त, 1885 में आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अच्छा दोस्त, 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हो जाती है। तो 1875 में किसकी स्थापना हुई? तो आप कहें आर्य समाज की स्थापना हुई। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भी कब होती है दोस्त? आप कहोगे 1875 में होती है। लेकिन दोस्त इसकी स्थापना की किसने? दोस्त इसके संस्थापक कौन है? इसके दोस्त संस्थापक है मैडम ब्लाटावस्की, मैडम ब्लाटावस्की। और इनके साथ ही तो दोस्त कौन? कर्नल अलकाट, कर्नल अलकाट। ठीक है दोस्त, इसकी स्थापना भारत के बाहर हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्त? आप कहोगे इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना 1875। और कहाँ पे दोस्त? न्यूयॉर्क। कहाँ पे? न्यूयॉर्क।
ठीक, न्यूयॉर्क में हुई, कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा दोस्त, इसकी एक शाखा बनती है भारत में, तो भारत में एक शाखा बनती है, तो दोस्त ये इसकी शाखा कहां बनी, तो आप कहोगे मद्रास, अडयार, मद्रास के अडयार में, ठीक है दोस्त। अच्छा, इसकी जो अध्यक्ष बनाई गई, जो भारतीय शाखा है, इसकी अध्यक्षा कौन थे दोस्त, आप कहोगे इसकी अध्यक्षा एनी बेसेंट जी थी। कौन दोस्त, एनी बेसेंट। भारत में इसकी जो अध्यक्ष है वो कौन है दोस्त, तो आप कहोगे एनी बेसेंट है। अच्छा दोस्तों, जो थियोसॉफिकल है, ये किस भाषा का शब्द है, तो आपको ये तो ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का, ग्रीक भाषा का शब्द। तो दोस्त ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से बना है, तो आपको थियोस धन फिकल, थियोस और फिकल, ठीक है दोस्त। इन दोनों का अर्थ मिलाकर के क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि थियोसॉफिकल का अर्थ क्या है, तो आप कहोगे ब्रह्म विद्या। क्या अर्थ है दोस्त इसका, ब्रह्म विद्या इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इतनी बात याद रहेगी। थियोसॉफिकल का अर्थ क्या है, ब्रह्म विद्या। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की हुई। किसने की, मैडम ब्लाडावस्की और कर्नल अलकाट ने की। भारत में इसकी एक शाखा बनी दोस्त, कहाँ, मद्रास अडयार में बनी। और भारत में इसकी अध्यक्षा कौन थी, तो आप कहोगे एनी बेसेंट जी थी, ठीक है दोस्त। यहाँ एक लिखा है 1873, इसको फिर से एक बार बताया जाए आपको। तो दोस्त 1873 में क्या हुआ था, तो आप कहोगे 1873 में तो एक समाज की स्थापना हुई थी, और कौन सी थी वो, आपको वो सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक, सत्य शोधक समाज बना। इसने बनाया दोस्त, तो आपको बाबा ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, वो तो ज्योतिबा फुले जी ने बनाया था, ठीक है। बोलो, इसको शॉट लेना है तो ले लो। चलते हैं फिर दोस्त आगे, है ना। आगे अगला प्रश्न आपका ये रहा, 1893 में विश्व धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, बताइए दोस्त। तो दोस्त 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, पहला प्रश्न ये है। तो दोस्त इसका आयोजन की बात की जाए, आयोजन 1893 में शिकागो में हुआ था। कहाँ दोस्त, शिकागो। 1893 तो आपके पास लिखा ही है। शिकागो कहाँ पड़ता है दोस्त, अमेरिका, यूएसए, ठीक है। इसमें कई देशों के लोग आए थे, उन्होंने भाग लिया था, लेकिन भारत की तरफ से कौन गए थे, तो दोस्त आप बता रहे हो भारत की तरफ से जो गए थे वो थे स्वामी विवेकानंद जी। कौन दोस्त, स्वामी विवेकानंद जी थे दोस्त। इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इनका मूल नाम क्या था, मूल नाम, तो दोस्त इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त। इनके दोस्त गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। दोस्त इनके जो गुरु थे वो किस मंदिर के पुजारी थे, तो आप कहोगे कोलकाता या पश्चिम बंगाल, लिख लो कोलकाता, कोलकाता के तारकेश्वर मंदिर के पुजारी थे। कौन से मंदिर दोस्त, तारकेश्वर, तारकेश्वर मंदिर के पुजारी, ठीक है दोस्त। इन्हीं गुरु के नाम पर इन्होंने एक समाज बनाया 1897 में, 1897 में दोस्त रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्थापना की, ठीक है दोस्त।
स्वामी जी का जन्म दोस्त अगर पूछा जाए तो 12 जनवरी का है। अच्छा, 12 जनवरी क्यों याद रखना है? 12 जनवरी, तो दोस्त जन्म 12 जनवरी का है ना, क्योंकि इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो दोस्त इतनी बात याद रहेगी आपको। तो जो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया वो किसने किया दोस्त? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ठीक है, बोलो इतनी बात याद रही। दोस्त स्वामी विवेकानंद जी ने एक मठ की स्थापना की, जिसे हम बेलूर मठ के नाम से जानते हैं। कौन सा? बेलूर मठ। दोस्त ये किसके लिए बनवाया था इन्होंने, स्थापना की? तो अपने गुरु के लिए, है ना। और ये कहाँ पे है? तो आप बताएंगे ये भी पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दोस्त बेलूर मठ अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे, तो आपको पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न आपके सामने ये है, डैश ने उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया? बताइए दोस्त। तो बताइए दोस्त, डैश ने उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया? तो दोस्त ये जो उपनिषद है और वेद है, इनका बांग्ला भाषा में अनुवाद राजा राम मोहन राय जी ने किया था। दोस्त इनके बारे में आप पढ़ चुके हो, दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ चुके हो, पंडिता रमाबाई के बारे में भी पढ़ चुके हो। एक नया नाम यहाँ है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। तो दोस्त ये कौन व्यक्ति हैं? तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार विधवा पुनर्विवाह के लिए लड़ाई लड़ी। हालांकि बहुत सारे लोगों ने लड़ी, लेकिन ये वो व्यक्ति हैं जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लेके आए थे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाई। दोस्त कब? 1856 में। दोस्त ये आया किसके समय में था? यहां से दो प्रश्न बनते हैं। तो आप कहोगे डलहौजी के समय में आया था। डलहौजी के समय आया, तो दोस्त डलहौजी कब से कब तक था? आप कहोगे 1848 से और 1856 तक, इसका कार्यकाल 1848 से 56 तक। देखो दोस्त अगर आपसे पूछा जाए ये पारित किसके समय में हुआ, तो आप कहोगे ये कैनिंग के समय में हुआ। कैनिंग के समय। क्योंकि दोस्त डलहौजी के बाद वायसराय कौन बनता है? तो आप कहोगे कैनिंग बन जाता है। ठीक है, कैनिंग बन जाता है ये। और दोस्त जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, ये ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन ब्राह्मण होने के बाद भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। क्योंकि जो ब्राह्मणवाद में जो भी कुरीतियां थी, ये उनको मिटाना चाहते थे। जैसे एक तो विधवा पुनर्विवाह हो गया, और दोस्तों इसके बाद जो ब्राह्मणवाद में, और जैसे जो लड़का लड़की की उम्र होती है, उसको शादी की जो उम्र थी वो बहुत कम थी, उसके बारे में। लेकिन वो भी एक्ट कब आया? तो दोस्त वो हरविलास सारदा थे, उनके प्रयासों से आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया? तो रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा किया गया दोस्त? अभी बताया आपको, स्वामी विवेकानंद जी ने। और कब इससे स्थापित किया? आपको 1897 में। ठीक है, रामकृष्ण मिशन इनके, जो रामकृष्ण परमहंस जी हैं, ये इनके गुरु जी हैं दोस्त, गुरु जी। ठीक है, और बाद बाकी सबके बारे में पढ़ ही चुके हो। चलते हैं आगे, अगला सवाल आपको समझे। कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में डैश साल रहा हो, प्रकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो दोस्त प्रकृतिकरण के द्वारा कितने साल भारत में रहने के बाद नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो आप कहोगे कम से कम 12 वर्ष तक भारत में रहो। कम से कम 12 वर्ष भारत में रहने के बाद ही प्रकृतिकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है दोस्त, आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं फिर से। आज कल की क्लास में तो शायद सब उथल पुथल हो गया, समझ नहीं आया। सबसे पहले दोस्त नागरिकता। नागरिकता को दोस्त आज पढ़ेंगे और इसके बाद फिर इसका खात्मा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्त ये किस भाग में है? तो भाग की बात की जाए, भाग 2 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो दोस्त अनुच्छेद
5 से 12 तक कुल कितने अनुच्छेद हो गए दोस्त? कुल 7 अनुच्छेद हो गए। 7 अनुच्छेदों में, ठीक है दोस्त। भारत में कैसी नागरिकता है? तो आप कहोगे एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता। तो नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया है? तो आप कहोगे इसका प्रावधान ब्रिटिश से लिया गया है। कहां से? ब्रिटिश। ये तो होगी दोस्त इसकी बेसिक बात है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके जो अनुच्छेद है उसके बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में क्या कहा गया दोस्त? आप कहोगे आर्टिकल 5 में भारत में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका मूल अधिवास भारत है वो भारत का नागरिक होगा। इसमें कहा गया आर्टिकल 5 में ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका मूल निवास भारत में है भारत का नागरिक होगा। भारत का नागरिक होगा। तो दोस्त ये कौन सा हो गया? आर्टिकल 5। उसके बाद आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में दोस्त क्या है? तो आर्टिकल 6 में है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। नागरिकता, ठीक है दोस्त। जब भारत विभाजन हुआ था उस समय जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में भारत लोग रह रहे थे वो भारत वाले क्षेत्र में आ गए। तो ऐसे लोगों की नागरिकता का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 6 में है, ठीक है दोस्त। आर्टिकल 7 में, आर्टिकल 7 में क्या है दोस्त? आप बता रहे हो आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, ठीक है दोस्त। भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, ठीक है। उसके बाद दोस्त आता है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में क्या है बताइए? आर्टिकल 8 में क्या है? तो दोस्त आर्टिकल 8 ये कहता है कि जो आर्टिकल 8 ये कहता है दोस्त जो लोग भारत के बाहर रह रहे हैं, भारत के बाहर रह रहे भारतीय नागरिकों की नागरिकता। तो दोस्त किसमें ही आप तो आप बताएंगे आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 8 में क्या भारत के बाहर रह रहे हैं जो भारतीय उद्भव है या भारतीय नागरिक है उनकी नागरिकता से संबंधित है, ठीक है दोस्त। अच्छा उसके बाद आर्टिकल 9 में क्या है? आर्टिकल 9, तो दोस्त आर्टिकल 9 ये कहता है कि किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता
स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्त, ठीक है। आर्टिकल 9 हो गया। आर्टिकल 9 के बाद आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में क्या है दोस्त? आर्टिकल 10 कहता है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। भारतीय नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। ठीक है दोस्त, ये हो गया आर्टिकल 10। उसके बाद आता है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 दोस्त क्या कहता है? तो आप कहोगे नागरिकता या कहें भारतीय नागरिकता केवल संसद विधि द्वारा ही ली जा सकती है। संसद विधि के द्वारा ही ली जा सकती है, संसद विधि के द्वारा ही दी जा सकती है। ठीक है दोस्त, बोलो इतनी बात समझ आ गई? अच्छा दोस्त, संसद के द्वारा तो भारत की नागरिकता लेने के कुल कितने प्रावधान? तो अगर आपसे पूछा जाए कि की नागरिकता भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है। कितने प्रकार से दोस्त? 5 प्रकार से ली जा सकती है। वो 5 प्रकार कौन कौन से बताइए दोस्त? 5 प्रकार, सबसे पहला एक है दोस्त पंजीकरण द्वारा। किसके द्वारा? पहले दोस्त लिखो जन्म से। दूसरे दोस्त वंश परंपरा से ली जा सकती है। वंश परंपरा। तीसरी दोस्त पंजीकरण से। किसके द्वारा? पंजीकरण द्वारा। चौथी दोस्त देशीयकरण। और दोस्त जो 5वीं है वो भूमि अर्जन है। भूमि अर्जन। तो दोस्त जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से और देशीकरण से और भूमि अर्जन से। ठीक है। अच्छा दोस्त, भूमि अर्जन का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे कि जो भारत जितनी भी भूमि का अर्जन करता है, मतलब भारत के हिस्से में जितनी भी भूमि आती है उस पर रहने वाले सभी लोग भारत के नागरिक होंगे। क्या समझे आप? अगर भारत के अंदर जितनी भी भूमि आती है उस पर रहने वाले सभी लोग भारत के नागरिक होंगे। कहने का मतलब यह है, कल को अगर भारत पाकिस्तान को अपने कब्जे में करता है तो दोस्त भारत पाकिस्तान को अपने कब्जे में कर लेता है तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र पर रहने वाले सभी नागरिक भारत के नागरिक हो जाएंगे या उन्हें भारत की नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। ठीक है, यह होता है दोस्त भूमि अर्जन। मतलब अगर अभी बात की जाए तो भारत का इतना सा भूमि है। ठीक है, यहाँ पे दोस्त अगर देखोगे तो ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। ठीक, ये अगर दोस्त भारत क्या करता है, यहाँ से इतना पाकिस्तान का क्षेत्र अपने अंडर में कर लेता है। ठीक, तो इस पर जितने भी नागरिक रह रहे हो यहाँ पे, इतने नागरिकों को भारत की नागरिकता स्वतः ही दे दी जाएगी। ठीक है दोस्त, ये होता है किसके द्वारा? भूमि अर्जन के द्वारा। ठीक है, अब दोस्त आगे चलते हैं। दोस्त पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता 3 प्रकार से ली जा सकती है। पंजीकरण से दोस्त कितने प्रकार से ली जा सकती है? तो आपको 3 प्रकार से ली जा सकती है। 3 प्रकार से। दोस्त वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? ठीक है, ये तो 3 प्रकार हो गए यहाँ पे। ठीक, पहला प्रकार, अगर कोई महिला, पहला सुनना, यदि कोई विदेशी महिला भारतीय पुरुष से शादी करती है या शादी करने के लिए इच्छुक होती है तो उस महिला को
पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है दोस्त। दूसरा होता है भारतीय नागरिकों के छोटे बच्चे, उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा क्या है दोस्त, भारतीय नागरिकों के छोटे बच्चे। ठीक है दोस्त, ये हो गया। और तीसरा क्या होता है, तो तीसरे में आप बताएंगे कि वो कम से कम दोस्त भारत में कितने वर्ष निवास कर रहा हो, तो दोस्त आप कहोगे 5 वर्ष। ठीक है, कम से कम भारत में 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो, ठीक है दोस्त। पहला वाला आप अगर लिखना चाहो तो लिख लो, यदि कोई विदेशी महिला भारतीय पुरुष से शादी करती है या शादी करने की इच्छुक होती है तो उस महिला को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, पंजीकरण के द्वारा वो नागरिकता मिल जाएगी। दोस्त देशीकरण से, अगर देशीकरण की बात की जाए तो देशीकरण से कुल 2 प्रकार से नागरिकता मिलती है। कितने प्रकार से दोस्त, 2 प्रकार से। वो 2 प्रकार कौन कौन से, तो दोस्त 2 प्रकार ये है, आवेदन करने से पूर्व कम से कम 1 साल भारत में रह रहा हो, आवेदन से पूर्व कम से कम 1 साल से पहले से भारत में रहता हो, रह रहा हो। ठीक है। दूसरा यह है कि भारत की एकता और अखंडता, और भारत के प्रति श्रद्धा भाव रखता हो। तो इस तरह से देशीकरण के द्वारा नागरिकता ली जा सकती है। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ आई। इसके बाद दोस्त ये तो हो गई नागरिकता लेने की बात। ठीक है, अब दोस्त नागरिकता समाप्त भी तो हो सकती है, तो नागरिकता का समाप्त होना, तो दोस्त नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है बताइए आप। तो आप क्या बता रहे हो दोस्त, नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। वो कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं दोस्त, तो एक हो सकता है भारत की नागरिकता स्वतः परित्याग करने पर। ठीक है दोस्त। दूसरा, लगातार 7 वर्षों तक भारत के बाहर रहने पर। तो अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष से भारत के बाहर रह रहा है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और तीसरा होता है भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन करने पर। ठीक है दोस्त, तो यहाँ समाप्त होता है आपका नागरिकता का टॉपिक। और नागरिकता से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो दोस्त यहीं से बन रहे होंगे। एक प्रश्न और बनता है, वो अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्त। नागरिकता से बनने वाले सारे प्रश्न आप यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न ये, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है। तो दोस्त वो कौन सा अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम 1950, 1952, 1955 या 1954।
तो दोस्त आप कहेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 से। कोई भी व्यक्ति नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता ले सकता है या त्याग सकता है। ठीक है दोस्त, बोलो कोई समस्या? चले दोस्त अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने यह है कि डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द डैश दाब वाला क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं शांत होती है। बताइए दोस्त, डोलड्रम कौन सा क्षेत्र है? तो दोस्त डोलड्रम के बारे में थोड़ा सा जानो। डोलड्रम ये दोस्त अर्थ है, ठीक, और अर्थ ये इसकी इक्वेटर है, ठीक। ये दोस्त 10 डिग्री नॉर्थ में है और 10 डिग्री साउथ में है, ठीक है, इतना समझेंगे। ये दोस्त 10 डिग्री साउथ और ये 10 डिग्री नॉर्थ और ये दोस्त 0 डिग्री है, ठीक है। इसके बीच का जो क्षेत्र है ये वाला आप जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये दोस्त कौन सा क्षेत्र है? तो आप कहोगे ये डोलड्रम क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? ये डोलड्रम है। आप कहोगे 10 डिग्री ये हो गया, इसे दोस्त क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये निम्न दाब की हवाएं चलती हैं। कैसी दाब की? निम्न दबाव की। तो आप कहोगे 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच या भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच चलने वाली हवाएं निम्न दाब पर चलती हैं और वहां पर निम्न दाब वाला क्षेत्र उत्पन्न करती हैं और ऐसी हवाओं को दोस्त शांत हवाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत हवाएं कहते हैं, ठीक है दोस्त, शांत हवाएं कहते हैं। और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? डोलड्रम कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा कौन सा दोस्त? निम्न दाब वाला क्षेत्र, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, आर्द्रता मापन सामान्यतः डैश से किया जाता है। तो दोस्त आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? आंशिक वाष्प दाब निर्धारण से, शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन से, या भौतिक प्रसारण से, या फिर बाष्पीकरण से। तो दोस्त वैसे तो आपने पढ़ा होगा हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी होती है। कौन सी? आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर होती है, लेकिन दोस्त यहाँ हाइग्रोमीटर नहीं है। तो इसका सही जवाब है शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन। इसके द्वारा हम लोग आर्द्रता का मापन करते हैं। दोस्त आर्द्रता क्या है? एक एटमॉस्फेयर है, मतलब जो वायुमंडल है, इसमें पानी का जो जल है उसकी जल वाष्प का होना। जल वाष्प का मतलब पानी का गैसीय अवस्था में होना ही क्या कहलाता है? आर्द्रता या नमी कहते हैं, ठीक है दोस्त। ह्यूमिडिटी, नमी जो होती है वही होगी, ठीक है दोस्त। नमी की दर, जो आर्द्रता की दर है, वो कब बढ़ जाती है? बोलो। बाष्पीकरण की दर कब बढ़ती है? जब आर्द्रता कैसी हो? आर्द्रता ज्यादा और टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। नहीं दोस्त, टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी तो वाष्प ज्यादा बनेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, बारडोछम डैश का नृत्य है। बारडोछम दोस्त कहाँ का नृत्य है? सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या अरुणाचल प्रदेश? बताइए। तो दोस्त बारडोछम जो नृत्य है ये अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का और कौन सी है? आपको एक तो पोनुंग हो गया, पोनुंग। एक दोस्त मुखौटा हो गया, मुखौटा। एक दोस्त होता है बांचो, चालू, चालू। एक दोस्त यहाँ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉयन एंड पीकॉक। कौन सा? लॉयन एंड पीकॉक। तो दोस्त लॉयन एंड पीकॉक यहाँ का नृत्य है और इससे कौन करता है? तो आप कहोगे इसे मोनपा जनजाति करती है। कौन? मोनपा जनजाति द्वारा। मोनपा जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है दोस्त, ठीक। अच्छा दोस्त ऊपर सिक्किम लिखा है, सिक्किम को कौन कौन से? आप सिक्किम के लिख रहे होंगे, चूफाट और सिकमारी, ठीक है दोस्त। ये कहाँ के? ये सिक्किम के हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? यक्षगान, कृष्णाटम, नाच या तेरुकुतो? बताइए दोस्त।
ये सिद्धांत तो दोस्त कर्नाटक का है ना। तो आपको केरल का बताया था डबलटा और कली, तो दोस्त यहाँ डबलटा आ रहा है। केरल का जो रंगमंच है उसको किस नाम से जानते हैं, तो दोस्त केरल के रंगमंच को कृष्णाटम के नाम से जानते हैं। यहाँ 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं। और दोस्त ये जो नाटक है ये कृष्ण लीलाओं पर है, कृष्ण लीलाओं का जिक्र किया जाता है, पर आधारित। और दोस्त इस रंगमंच को क्या कहते हैं, तो आपको कृष्णाटम कहते हैं। क्या कहते हैं, कृष्णाटम कहते हैं। ठीक है, अगला आपके सामने प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा डैश गतिज ऊर्जा और सॉरी यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है। तो दोस्त यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा का, बताइए बताइए। तो दोस्त जो यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी, एम ई दोस्त वो किसके है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा तो पीई और गतिज ऊर्जा के ई। ठीक है दोस्त, आप हिंदी में लिख लीजिए पूरा पूरा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ठीक है दोस्त, ये हो गया। तो आप कह किसका बताएंगे, तो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा उसमें जहां स्थिति के कारण, जब स्थिति के कारण ऊर्जा इकट्ठी होती है तो उसे दोस्त स्थितिज ऊर्जा, और जब गति के कारण उत्पन्न होती है तो गतिज ऊर्जा। जैसे चलती हुई गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होगी दोस्त, गतिज ऊर्जा। बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होगी, तो गतिज ऊर्जा। लेकिन स्थितिज ऊर्जा, एक तनी हुई स्प्रिंग इस तरह से अगर तान दी जाए और उसे जैसे छोड़ोगे वो ऐसे आ जाएगी। तो दोस्त एक तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी है, उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा है। एक उठाया हुआ हथौड़ा इस तरह से जब उठाएंगे तो दोस्त हथौड़ा नीचे गिरेगा अपनी स्थिति के अनुसार, तो हथौड़े में कौन सी होगी, तो आप कहेंगे स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। बांध लगाकर रोका गया पानी, दोस्त बांध लगा के तो रोका गया पानी, जैसे बांध हटाएंगे तो वो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, तो बांध लगाकर रोका गया पानी में भी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तो जब किसी वस्तु की स्थिति के कारण ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा, और गति के कारण ऊर्जा होती है तो दोस्त गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाए तो एक नया रेखीय संवेग क्या होगा। दोस्त आपको गतिज ऊर्जा के ई और संवेग के बीच संबंध बताया था, यही होता है, यही होता है ना संबंध दोस्त, बोलो। के ई इजकल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। अच्छा दोस्त, अगर के ई 256 गुना है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी है, 256 गुना है, इसका मतलब क्या है, पी स्क्वायर अपॉन 2m बराबर के ई। ठीक है दोस्त, तो पी स्क्वायर 2m का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ, इसे छोड़ दो अभी। दोस्त के ई कितना है, 256 है, तो पी बराबर कितना होगा, आपको 16 हो जाएगा, 16 का ही तो वर्गमूल होगा। आप कहें जो पी है पोटेंशियल का क्या दोस्त, जो आपका पोटेंशियल की रेखीय संवेग की बात है ना, रेखीय संवेग दोस्त जो पी है वो कितना हो जाएगा, तो आप कहें इसका प्रारंभिक मान का 16 गुना, कितना हो जाएगा दोस्त, 16 गुना हो रहा होगा। ठीक है, 16 गुना हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, कितना होता है दोस्त, 1.6 इंटू 10 की पावर प्लस 18 कूलम, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 16 कूलम, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, बताइए। तो दोस्त एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को होता कितना है, तो आप होगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। दोस्त ये ऋणात्मक होगा, कैसा, ऋणात्मक, तो वहां लिखा है ऋणात्मक, इसलिए यहाँ ऋण नहीं लगाया है। अगर दोस्त यही प्रोटॉन पर पूछा जाए तो प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो दोस्त धनात्मक होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, बस इतना अंतर आएगा, प्रोटॉन पर धनात्मक होगा, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक होगा। दोस्त अगर न्यूट्रॉन पर पूछा जाए कि न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज है, तो आपको नो चार्ज।
इसका मतलब है न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन पर दोस्त कोई भी आवेश नहीं होता है। आवेश किस पर होता है? तो आपको प्रोटॉन पर और किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। ठीक। अच्छा दोस्त, इलेक्ट्रॉन, इसका भार कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का भार या द्रव्यमान। तो दोस्त आप बता रहे हो इसका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है दोस्त, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो दोस्त आप बता रहे हो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। और दोस्त न्यूट्रॉन का पूछा जाए तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा? तो आप कहोगे इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। तो दोस्त ये सारी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, आपको द्रव्यमान और आवेश एक ही जगह मिल गया है। ठीक है, इन सब चीजों को आप याद रखें। बोलो, चलते हैं आगे अगले सवाल पर। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद होता है। तो न्यूट्रॉन किसे छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद होता है? क्रोमियम, हाइड्रोजन, कार्बन और मैग्नीशियम। ये दोस्त किसका सिंबल है? तो आपको क्रोमियम का, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये मैग्नीशियम। दोस्त एक एमएन और होता है, ये मैग्नीज का होता है। ये मैग्नीशियम और ये मैग्नीज दोनों मंत्र है। ये मैग्नीशियम और ये मैग्नीज का। ठीक है, तो दोस्त किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? बात बाकी सभी में न्यूट्रॉन होगा, एक ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो दोस्त न्यूट्रॉन होता किसमें है? तो आप ऐसे समझो, हम लोग ऐसे लिखें ZXA। तो दोस्त इसमें ए क्या है, एक्स क्या है, जेड क्या है, ऐसे समझो। ऐसे हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान या भार। ठीक है दोस्त, उसके बाद जो नीचे जेड रखा है ऐसे कहते हैं दोस्त परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। इसी परमाणु क्रमांक को प्रोटॉन संख्या भी कह देते हैं। प्रोटॉन संख्या। और इसी दोस्त परमाणु क्रमांक को ही हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉन संख्या। इलेक्ट्रॉन संख्या। ठीक है दोस्त, ये एक्स क्या है? ये दोस्त संकेत है, ये संकेत है। जैसे अगर हमें लिखना है 11 Na23, तो दोस्त ये तो परमाणु द्रव्यमान है, ये परमाणु क्रमांक है। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान मिल गया, परमाणु क्रमांक मिल गया, प्रोटॉनों की संख्या मिल गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गई, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे पाए? तो दोस्त जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी ना, न्यूट्रॉन, आप कहोगे ए में से जेड घटा दो, ए में से जेड घटा दो। तो ए क्या दोस्त, आपको यहाँ तो 23 है, 23 में से 11 घटा दो, तो दोस्त क्या मिल जाएगा? हाँ 22, 22 12। तो दोस्त इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 12। तो अब ऐसा कौन सा है यहाँ पे परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होंगे? तो दोस्त आप देखोगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं दोस्त? इसका परमाणु क्रमांक भी एक है, संकेत H, और दोस्त इसका परमाणु भार भी एक है। इसका मतलब यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो आप कहो एक ऊपर वाला जो परमाणु द्रव्यमान ले लो, इसमें से परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन संख्या एक घटा दो, तो दोस्त यहाँ 0 मिल जाएगा। आप कहोगे हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। दोस्त ये नोट करके लिख लो, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी दूसरा एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसमें प्रोटोनों न्यूट्रॉनों की संख्या 0 हो जाए। ठीक है, केवल और केवल हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक है। कौन कौन से? प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो उसमें भी दोस्त प्रोट्रियम जो होता है, जो पहला वाला समस्थानिक 1H1, उसमें ही न्यूट्रॉन की संख्या 0 होगी। ड्यूटेरियम में 1 हो जाएगी क्योंकि वो 1H2 होता है। ठीक है, ट्राइटेरियम में 1H3 होता है, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगी। तो ये प्रोट्रियम होता है। ठीक है, आगे अगला सवाल, नेक्स्ट में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो दोस्त दूध का प्रोटीन कौन सा है? ग्लाइसिन, गैलेक्टोज, रेनिन या केसिन? तो दोस्त जो दूध का प्रोटीन है ना, दूध का प्रोटीन ये होता है केसिन। केसिन को दूध का प्रोटीन कहते हैं। दोस्त दूध का सफेद रंग इसी के कारण होता है, दूध का सफेद होना।
दूध का सफेद होने का कारण दोस्त जो केसिन होता है यह स्तनधारियों में पाया जाता है। किसमें? तो आप कहोगे स्तनधारियों के दूध में। स्तनधारियों के दूध में पाया जाता है। अच्छा दोस्त, स्तनधारियों में जो गाय होती है, गाय के दूध में ये 80% तक होता है, और जो मानव है, मानव के दूध में दोस्त 20% पाया जाता है। कितना? 20% पाया जाता है। ठीक, बोलो, चले आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने। तो दोस्त अगला सवाल आपके सामने यह है कि सही कथन की पहचान कीजिए। एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। जबकि वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 होते हैं? नहीं दोस्त, इसमें भी तो 23 होते हैं। पहला गलत हो गया। एक्स गुणसूत्र वाले में 22 नहीं दोस्त, दोनों में 23 होते हैं ना, यहां भी 22 लिखा है। एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं। इसका सही है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्त। अच्छा दोस्त, जो मानव है ना, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मानव गुणसूत्रों की संख्या, तो आप कहोगे इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने? 46 गुणसूत्र, या कहे 23 जोड़ी, 23 जोड़ी कह सकते हैं दोस्त। ठीक है, 23 जोड़ी या 46, बात तो एक ही है। 23 जोड़ी, 23 दूने 46, एक जोड़ी में कितना होते हैं? 2 होते हैं। तो दोस्त 23 जोड़ी का या फिर 46 गुणसूत्र है। ठीक है, इन 23 जोड़ी में भी अगर देखा जाए तो 22 जोड़ी जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। जो 22 जोड़ी कैसे होते हैं दोस्त? ये ऑटोसोम होते हैं। ऑटोसोम का मतलब क्या है दोस्त? 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं, मतलब एक्स एक्स बाई 22, मतलब सभी समान होंगे। लेकिन जो 23वां जोड़ी होगा, 23वीं जोड़ी, ऐसे दोस्त हेट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोसोम। हेट्रोसोम का मतलब है ये विषम होते हैं। इसमें एक एक्स होगा और एक वाई होगा, एक एक्स होगा और एक वाई होगा। ठीक है दोस्त। अच्छा, यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होता है, माता या पिता? तो दोस्त यहां समझिए थोड़ा सा। अगर एक महिला है, महिला, तो दोस्त महिला में कौन से गुणसूत्र होंगे? आप कहो महिला में तो एक्स और एक्स होते हैं। दोस्त पुरुष में कौन से गुणसूत्र होंगे? पुरुष, आप कहो एक्स और वाई होता है। ठीक है। अच्छा दोस्त, लिंग निर्धारण यहां से समझना कि लिंग निर्धारण में कौन जिम्मेदार है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर महिला और पुरुष दोनों जो संतान उत्पन्न करते हैं तो महिला अपना कौन सा गुणसूत्र दे सकती है? तो महिला के पास तो एक्स है, तो एक्स ही दे पाएगी। महिला चाहे तो एक्स फर्स्ट, चाहे एक्स सेकंड, चाहे कोई भी एक्स ले लो, महिला के पास तो एक्स ही है तीनों। लेकिन पुरुष का अगर एक्स गुणसूत्र मिलता है, पुरुष का एक्स, तो दोस्त लड़की पैदा होगी। कौन? लड़की शिशु होगी। ठीक है, महिला शिशु। ठीक। अच्छा दोस्त, अगर महिला फिर से अपना, महिला क्या दे सकती है? महिला तो ज्यादा से ज्यादा एक्स ही दे सकती है। और दोस्त अगर अब की बार बाई का पुरुष काम कर गया, मतलब जो पुरुष है उसका बाई गुणसूत्र काम करेगा, तो दोस्त अब कौन हो जाएगा? तो आप कहोगे अब लड़का होगा। तो ये बताइए कि लड़का और लड़की होने में किसने भूमिका निभाई, महिला ने या पुरुष ने? बताइए। तो दोस्त बताइए, लड़का या लड़की होने में किसने भूमिका निभाई? तो आप कहेंगे पुरुष ने, क्योंकि महिला के पास तो एक्स ही है। पुरुष अगर एक्स देगा तो लड़की, और पुरुष अगर बाई गुणसूत्र देता है तो लड़का। तो दोस्त आप कहोगे लिंग निर्धारण में पुरुष के गुणसूत्र मायने रखते हैं। तो लिंग निर्धारण कौन करता है? आप कहोगे पुरुष करता है या पिता करता है? लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण में जिम्मेदार। ठीक है दोस्त। तो लिंग निर्धारण में कौन जिम्मेदार है? तो आप कहेंगे पुरुष जिम्मेदार होता है। ठीक है। आगे अगला प्रश्न आपके सामने, पीछे देख लो यहाँ कुछ। ठीक है, जो 23वीं जोड़ी वो एक्स वाई है, बाद बाकी सारे सारे ऑटोसोम है।
अगला, निम्न में से किस प्रकार की रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी को वैद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है? तो दोस्त वो कौन सी होगी? अच्छा दोस्त, यहाँ पे एक की फुल फॉर्म हम आपको बता देंगे फुल, उसके बाद आप उसमें से घटाते जाना या बढ़ाते जाना। अगर इसकी बताते हैं तो घटाते जाना, इसकी बताते हैं तो बढ़ाते जाना। इसलिए रोम की समझ लो, रोम का याद रहेगा आपको। फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई है, रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्त रोम की क्या है? रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, पी लग गया यहाँ पे, तो पी से क्या हो जाएगा? प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल। तो दोस्त प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। आगे क्या लिख दो भाई? रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि रोम का क्या है? रीड ओनली मेमोरी। यहाँ ई लग गया दोस्त, तो ई से क्या लिखोगे? आप लिखोगे इरेजिबल। तो दोस्त ये हो जाएगा इरेजिबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। आगे यही लिख दोगे, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्त। आगे एक ही और लग गया, तो दोस्त इसे लिखोगे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल। फिर दोस्त इसे इरेजिबल, इलेक्ट्रिकल, इरेजिबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इरेजिबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्त यही इसका सही जवाब भी हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इरेजिबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यही चीज आप आगे लिख लो। आगे अगला सवाल, मरीन या समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्त कहाँ बताएंगे आप? तो आप बताएंगे ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ठीक, छत्तीसगढ़ में दोस्त और कौन कौन से? ये तो जीवाश्म पार्क है। वैसे अगर और नेशनल पार्क देखे जाए तो दोस्त छत्तीसगढ़ में एक तो कांगेर हो गया, कांगेर। ठीक है, एक गुरु घासीदास, गुरु घासीदास। ठीक है दोस्त, और एक कौन सा? हाँ यही है। ठीक है दोस्त, कांगेर, गुरु घासीदास। और राजस्थान में आपको बता ही दिया, सरसा वगैरह है ना। तमिलनाडु में मुकुठी हो गया, गुजरात में गिरी हो गया। अगला और आज का लास्ट सवाल दोस्त, डैश का उपयोग कंपोस्टिंग के लिए किया जा सकता है, किया जा सकता है? तो दोस्त किसका उपयोग कंपोस्टिंग के लिए किया जा सकता है? रसोई अपशिष्ट, ई कचरा, चिकित्सा अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट। दोस्त औद्योगिक अपशिष्ट में तो आप देखेंगे कि प्लास्टिक वगैरह आता है, उसको कंपोस्टिंग के लिए मतलब गलाया नहीं जा सकता है ना, तो ऐसे तो नहीं किया जा सकता। चिकित्सा में दोस्त आप देखो, चिकित्सा में नेडल वगैरह आती है, वो लोहे की होती है ना, उन्हें भी नहीं गलाया जा सकता। ये कचरा दोस्त, इलेक्ट्रॉनिक कचरा को कौन गला सकता है? तो कैसे आप गला सकते हैं कंपोस्टिंग के लिए? तो आप रसोई अपशिष्ट को गला सकते हैं। जैसे इसमें हो गया सब्जी के छिलके, सब्जी के छिलके, अंडे के छिलके, अंडे का छिलका। तो दोस्त ऐसी जो चीजें हैं, इन सब चीजों को गला करके कंपोस्टिंग करके एक कंपोस्ट खाद बनाया जा सकता है, जिसे अपने खेतों में उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए डाला जा सकता है। ठीक है दोस्त, तो ये थे आज के 25 प्रश्न। कैसी लगी क्लास दोस्त? एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें दोस्त। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, प्रणाम।